फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं वर्जिन माइन को ओपन करने के लिए कहां कहां किसके पास स्टेचुटरी नोटिस और परमिशन देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है, उसकी वीडियो को अपलोड किया था। साथ ही जो हमारी कोल सिम के ऊपर जो रूफ रॉक है सरफेस तक का, उसका जो लोड पड़ती है कोल सिम के ऊपर या जो ओपनिंग करते हैं उसके रूफ पर जो लोड आती है, उस लोड को सहन करने के लिए नीचे से जो सपोर्ट का प्रकार का सिलेक्शन करते हैं, उस सपोर्ट के प्रकार के सिलेक्शन के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट कितना लोड बियर कर सकता है, पावर सपोर्ट, हाइड्रोलिक सपोर्ट, कॉग सपोर्ट, स्टील चॉक सपोर्ट, प्रॉप सपोर्ट, इन सभी सपोर्टों का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, वो फॉर्मूला मैं दिया था, बताया था। दोस्तों, आज की अभी की वीडियो में मैं आपको जो विगत वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं सब्सिडरीज और कोल कंपनीज और जो अपने डीजीएमएस हैं वैकेंसी के लिए या सर्टिफिकेट गेन करने के लिए, उन विगत वर्ष के क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने ला रहा हूं। चलिए दोस्तों, अपने को जो क्वेश्चन पेपर है विगत वर्ष में आए हुए, उनकी जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और मिश्रा सर की माइनिंग जो क्लास है, वीडियो है, उसको आप लाइव कीजिए। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन आ गई है। मैं ये लाइट को ऑफ करके आपके आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन आपके सामने 85 तक अपलोड हो चुकी थी, पिछले जो कल की वीडियो थी उसमें अपलोड हो चुकी थी। फ्रेंड्स, अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 है, पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 10 डिटोनेटर्स each having resistance of 1.0 ohm are connected in parallel. A 12 volt exploder is connected to the detonator by two single core cable resistance 5 ohm each. The current in the circuit in ampere is. फ्रेंड्स, मीनिंग समझ लेते हैं। 10 डिटोनेटर, प्रत्येक की रेजिस्टेंस 1 ओम दी हुई है और वो कनेक्टेड है पैरेलल में। 12 वोल्ट की एक्सप्लोडर से उस डिटोनेटर को कनेक्ट की जा रही है। जो ये डिटोनेटर जो कि ये जो डिटोनेटर्स हैं वो जो कनेक्ट की जा रहे हैं एक्सप्लोडर से, वो 2 सिंगल कोर केबल वाली केबल है जिसकी रेजिस्टेंस प्रत्येक सिंगल कोर की 5 ओम है। द करंट इन द सर्किट इन एम्पियर इज, तो वो सर्किट का जो करंट होगा एम्पियर में कितना होगा फ्रेंड्स, वो पूछ रहा है। फ्रेंड्स, आप 10 क्लास में भी पढ़ाई किए होंगे, 12th क्लास में भी पढ़ाई किए होंगे कि ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम क्या कहता है। तो लॉ ऑफ ओम आपको याद रखना है, V बराबर RI। तो V बराबर RI के फॉर्मूले से ये बनने वाली है। फ्रेंड्स, आप ऑप्शन में आने के पहले आप आंसर जो मैं दिखा रहा हूं, आंसर नहीं है, सॉल्यूशन है, उस पर आप ध्यान दीजिए कि जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होती है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/RN। यानी कि कितने रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर, 10 डिटोनेटर्स है। 10 डिटोनेटर्स का जो रेजिस्टेंसेस है प्रत्येक का 1 है, तो आप 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस डैश 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 1/1, जो कि 10 तक जाएगी। फ्रेंड्स, कहां तक जाएगी? 10 तक जाएगी। और इनको जब आप ऐड कीजिएगा तो 10 ओम ही आएगा, लेकिन 1/R बराबर 10 ओम आएगा। जब R बराबर कहिएगा तो ये पलट जाएगी, 1/10 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0.1 ओम आएगी। फ्रेंड्स, जो टोटल डिटोनेटर्स हो गए जो कनेक्टेड है पैरेलल में, उनकी टोटल रेजिस्टेंस 0.1 ओम हो गई। साथ में कहता है फ्रेंड्स कि उस पूरी सर्किट की अगर रेजिस्टेंस की देखें, बात करें तो 2 कोर आपको दिया हुआ है, 2 सिंगल कोर है, वो जो केबल जा रही है जो आप एक्सप्लोडर से डिटोनेटर को जोड़ने का काम करते हैं।
तो प्रत्येक कोर का 5 ओम है तो 5 + 5 लेना होगा, प्लस जो आपकी डिटोनेटर की है 0.1 है उसको आप ऐड कीजिएगा तो 10.1 ओम आएगी। अब यहां पर आपको मैं कहा था कि ओम का लॉ ऑफ ओम आप पढ़े हैं, V बराबर RI तो I बराबर V/R होगा। अब इस स्थिति में V वोल्टेज आपका दिया हुआ है 12 वोल्ट और 12 वोल्ट के एक्सप्लोटर से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस 10.1 को आप अगर डिवाइड करते हैं तो ये 120 डेसिमल को हटाने के लिए मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो 120/101 आया, जो कि 1.18 कह सकते हैं। और 8 जो लास्ट डिजिट छोड़ने वाले हैं आप, वो अगर 5 से अधिक है, जो मेरी कर्सर घूम रही है ध्यान दीजिएगा, 5 से अधिक है तो एक बड़े अगले वाले को देख करके ये खत्म हो जाएगी। 1.2 एम्पियर आ रही है फ्रेंड्स। अब ऑप्शन में आप आइए देखिए, ए नंबर में 1.0 दिया है, बी नंबर में 1.2 दिया हुआ है, तो आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पैरेलल में कनेक्शन जब करते हैं तो वहां के लिए 1/R + 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/3 R3 डैश 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 रहती है। जब सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो R बराबर R1 + R2 + R3 डैश 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 Rn तक रहती है। दोस्तों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की फॉर्मूला है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 87 है। उसमें कहता है, देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, विच मेथड ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइनिंग कंबाइनिंग द मेन फीचर्स ऑफ लॉन्ग वॉल माइनिंग एंड बोर्ड एंड फिलर माइनिंग, यानी कि इनमें से कौन अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जो कि मेन लॉन्ग वॉल के मेन फीचर्स और बोर्ड एंड फिलर मेथड के मेन फीचर्स को कंबाइनिंग किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहां पे ऑप्शन में देखते हैं कि रूम एंड फिलर है, बी में शॉर्ट वॉल माइनिंग है, सी में लॉन्ग वॉल एडवांसिंग है, डी में लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग है, ई में नन ऑफ दी अबव है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो विश्रामपुर एरिया है ACCL का, उस माइन में जो एक्स CMD श्री BK सिंह साहब थे, उन्होंने एक नई माइनिंग मेथड को लॉन्च की थी जिसमें बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड से पिलर डेवलप्ड थे और उसमें सीरर और 5 ट्विन पावर सपोर्ट को इंट्रोड्यूस करके लॉन्ग वॉल फेस जैसा फेस तैयार किया था, लेकिन वो लॉन्ग वॉल नहीं थी, शॉर्ट वॉल थी, जिसको नाम दिया गया शॉर्ट वॉल माइनिंग फ्रेंड्स। तो यहां पर आप देखिएगा कि बी नंबर में शॉर्ट वॉल माइनिंग दिया हुआ है। यही मेथड जो है इन दोनों को इंक्लूड की हुई रहती है। तो यहां पर आप ना सी लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कहिएगा, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग नहीं कहिएगा, शॉर्ट वॉल माइनिंग कहिएगा, बी को टिक लगा दीजिएगा। जो मैं अभी आपको शब्दों समझाया हूं फ्रेंड्स, इसको मैं अपने वर्डों में यहां पर लिखा हूं, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। शॉर्ट वॉल माइनिंग मेथड इज डन बाय CM प्लस शटल कार ऑफ 60 to 70 मीटर लॉन्ग फेस कॉल्ड शॉर्ट वॉल फेस फ्रेंड्स। बट इन बलरामपुर माइन, मतलब कि जब आप लोग 60 से 70 मीटर लंबे फेस को कंटिन्यूस माइन और शटल कार से चलाते हैं तो उसको शॉर्ट वॉल फेस या शॉर्ट वॉल माइनिंग कहते हैं। लेकिन बलरामपुर माइन जो कि बिरसामपुर एरिया में है, जो एक्स CMD ऑफ ACCL श्री BK सिंह साहब introduces shearer plus 5 twin power support for extraction of developed pillar. That method of underground mining is combining the main features of long wall and board and pillar mining friends. तो आंसर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, length of cores recovered in drilling a hole of length 90 centimeter or 16 centimeter, 9 centimeter, 12 centimeter, 11 centimeter, 15 centimeter, 7 centimeter, 17 centimeter and 3 centimeter, then the RQD of rock is, RQD क्या होती है फ्रेंड्स, पहले की क्लासेस में बता चुका हूं, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन होती है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं, गोफ के रूफ केपेबल होगी कि नहीं, गोफ जो अंडरग्राउंड माइनिंग में होती है उसका रूफ गिरने योग्य है कि नहीं, केविंग मेथड से जब चलाते हैं माइनिंग तो उसको पता करने के लिए हम लोग केविंग इंडेक्स निकालते हैं। साथ ही ओपन कास्ट माइन में जो रॉक होती है वो कटेबिलिटी योग्य है या नहीं, ड्रिलेबिलिटी योग्य है या नहीं, यानी उसकी हार्डनेस, रॉक स्ट्रेंथ कितनी है, उसको जानने के लिए RQD निकालते हैं, जिसके लिए बोर होल की जाती है, जिसमें लेंथ दी हुई है 90 सेंटीमीटर का बोर किया गया और उसमें जो कोर निकली है 16 सेंटीमीटर से लेकर के ये 3 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन RQD के फार्मूले में जब आप निकालते हैं तो 10 सेंटीमीटर से जो बिलो साइज की कोर रहती है उसको इग्नोर कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर से अधिक साइज की जो कोर रहती है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार RQD बराबर यहां 16 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, 9 सेंटीमीटर को इग्नोर करेंगे, 12 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, 11 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, 15 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, 7
सेंटीमीटर को इग्नोर करेंगे, 17 सेंटीमीटर को एक्सेप्ट करेंगे, 3 सेंटीमीटर को इग्नोर करेंगे और टोटल जब आप करते हैं उसको तो देखिए कितनी आती है 710 और इसको 71 आएगी। 71 को आप यहाँ पर 100 को 90 से काट देते हैं तो 0 का 0 कट जाता है, इसलिए ये 10 ऊपर की बची हुई है और नीचे में जो है 90 का बन जाता है 9 यहाँ पर। तो आप जो ये 10 ऊपर बची हुई है उसका आप 71 इसको ऐड कीजिएगा तो आएगी 71 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 710 आएगी, जिसको डिवाइड कीजिएगा 9 से तो 78.88 आएगी और वो वैल्यू जो कि कहलाएगी 79 के अप्रॉक्स। तो 79C को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। RQD आपने जान गया, निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है फ्रेंड्स। पहले कॉलम में इक्विपमेंट दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में स्लाइस थिकनेस इन मीटर दिया हुआ है और तीसरे कॉलम में एक्शन दिया हुआ है। इक्विपमेंट में P नंबर दिया हुआ है ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन फ्रेंड्स जो स्लाइस थिकनेस होती है जिसकी बेंच की जो हाइट होती है वो हम लोग अधिक बेंच में इसको डिप्लॉय करते हैं, जैसा मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि अप टू 45 मीटर तक की हाइट को में हम लोग ड्रैग लाइन को डिप्लॉय कर सकते हैं और 45 से एबव अगर हाइट है तो इस केस में हम लोग वर्टिकल टेंडम मेथड को अपनाना पड़ता है, जो कि वर्टिकल टेंडम मेथड क्या होती है मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, जिसमें कहा हूं कि एक ड्रैग लाइन हाइटेड जो रहती है वो उसमें उठा करके नीचे वाले ड्रैग लाइन को देती है, वहां डंप करती है और वो ड्रैग लाइन फिर वहां से उठा करके नीचे वाले डिकोल्ड एरिया में डालती है ओबी को। तो ये वर्टिकल टेंडम मेथड कहलाती है। फिगर बना करके मैं बनाने का प्रयास कर दूंगा, बता दूंगा। यहाँ पर ड्रैग लाइन 2 नंबर आएगी। अब ये क्या करती है तो ये क्राउडिंग नहीं होती है, होइस्टिंग करती है, यानी कि P का 2 का B मैच कर रहा है। सॉवेल क्या करती है, सॉवेल जो है 6 से 12 मीटर के थिकनेस वाली कोल की बेंच या फिर ओबी बेंच में डिप्लॉय करते हैं और ये क्या करती है यहाँ पर क्राउडिंग करती है, यानी कि कोल को क्राउड करती है, समेटने का काम करती है। तो ये क्राउडिंग सॉवेल से रिलेटेड होगा। सरफेस माइनर ये जो है मैं बता चुका हूं इसकी सरफेस माइनर की जो एक वेव होती है वो 0.2 से लेकर के 0.4 मीटर तक यानी कि 40 सेंटीमीटर तक कटिंग करने का काम करती है, वेव लेने का काम करती है। तो यहां पर सरफेस माइनर 3 से होगी और C से होगी जो कटिंग करती है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन आपकी कौन सी आ रही है, R का 3 का C, Q का 1 का A, Q का 1 का A। तो यहां पर P का P1B ए नंबर यहां पर गलत टाइप हो गई है, P का A नहीं होगी, P1B होस्टिंग करती है लेकिन 1 नहीं होगी, 6 to 12 मीटर नहीं होगा, 1 नहीं होगी। P का 2 का 1, Q का 1 का A, हाँ Q का 1 का A। यहां पर B नंबर राइट आंसर होगी फ्रेंड्स, इसको आपको करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, ये जो है आपका ए नहीं होगा, क्या होगा बी होगा, इसको आपको बी लिख देना है। ये मैं बी कर दिया हूं, बी आंसर पे टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गई बी मैच हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 89 कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं 90 पर। मैच द फॉलोइंग ब्लास्टिंग एलिमेंट विथ द कोरिस्पॉन्डिंग इनिशिएटर्स। ये मैच करना है, इसमें भी ब्लास्टिंग एलिमेंट को कोरिस्पॉन्डिंग इनिशिएटर के साथ। तो ब्लास्टिंग एलिमेंट एक कॉलम में दिया है, दूसरे कॉलम में इनिशिएटर दिया हुआ है। P नंबर में इलेक्ट्रिक डिटोनेटर है और 1 से लेकर 4 तक जो है इनिशिएटर दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आप जानते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लोडर द्वारा इनिशिएट होती है, सेफ्टी फ्यूज मैच स्टिक्स द्वारा होती है, डिटोनेटिंग फ्यूज बूस्टर द्वारा होती है और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव जो होती है ऑर्डिनरी डिटोनेटर द्वारा होती है। तो यहां पर आप ऑप्शन को जो देखिएगा कि P नंबर किससे है, 3 से है, तो P का 3 आप B और C को चूज कर लीजिएगा, इसी में से कोई होगी। Q और Q1 जो 1 दिए हुए हैं लेकिन दोनों में सेम ही है। अब R का चेक कीजिए, R डिटोनेटिंग फ्यूज है जो कि आप बूस्टर से कनेक्ट करते हैं, इनिशिएटर से करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका डिटोनेटिंग R का 2 हो गया, तो R का 2 जो है यहाँ पर ये मैच कर रही है। S का 4 चेक कर लीजिए, तो S का 4 ऑर्डिनरी डिटोनेंट बता चुका हूं। तो C नंबर टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। 91 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एडवांस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पिट एंड डंप स्लोप इन ओशियम। ओपन कास्ट माइन में पिट और डंप स्लोप की मॉनिटरिंग करने के लिए मोस्ट एडवांसिंग सिस्टम कौन सी है फ्रेंड्स। तो डंप स्लोप का फेल्यूअर की
घटना, बेंच स्लोप की फेल्यूर की घटना, ओपन कास्ट के लिए हजार्डस एक्सीडेंट हो गई है, जो कि 2017 के नवंबर में ईसीएल का माइन राजवाल में ये एक्सीडेंट हुई थी। वो एक्सीडेंट फिर से दोबारा ना हो, ऐसे माइंस में जो ओपन कास्ट माइंस हैं, जो हाई लेवल मैकेनाइजेशन या एक्स्ट्रा हाई लेवल मैकेनाइजेशन अपनाते हैं, जहां पे फास्ट एक्सट्रैक्शन, मास एक्सट्रैक्शन होता है, वहां पर डंप की स्टेबिलिटी पूर्वानुमान लगाने के लिए, एक दिन पहले पूर्वानुमान लगाने के लिए हम लोग जो है ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम में अपन लोग पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेजर स्कैनर मॉनिटरिंग सिस्टम बी नंबर में, रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम सी नंबर में, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम डी नंबर में, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम ई नंबर में, डीजीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम। यहां पर आप देखिएगा कि मैं वैसे आंसर बाद में बताया हूं, लेकिन जो रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि रामपुर अगूछा बल्लारपुर जो वो थी, बल्लारपुर जो राजस्थान में, बलेरिया माइंस थी राजस्थान में, सबसे पहले वही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर मैं कट पेस्ट करके टाइप करके रखा हूं फ्रेंड्स रेडार मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए कि इट इज न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग डंप एंड बेंच स्टेबिलिटी। डंप और बेंच स्टेबिलिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट्स होता है रेडार से, रेडार जो रहती है वहां से इमिट्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तक जाती है, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से होते हुए डंप बेंच तक जाती है। डंप में या बेंच में प्रवेश करके उसमें से फिर से रिफ्लेक्ट होती है। अगर उसके जो रिफ्लेक्शन रे है वो रिफ्लेक्टेड रे कम बैक होती है, डंप में से रिफ्लेक्ट होकर के जीपीएस तक आती है, और जीपीएस से फिर से रेडार तक पहुंचती है, और रेडार जो रिसीव करता है सिग्नल, उसमें अगर वो डिफरेंस नजर आती है, सेम रहती है, तो तब तो कोई डिफ्लेक्शन, कोई क्रैक, कोई मूवमेंट रॉक में नहीं हुई है डंप में या बेंच में। लेकिन अगर उसकी रे की इंटरप्रिटेशन करने के बाद, By interpreting of this ray, we know the stability of bench dump. हम उसकी इंटरप्रिटेशन करने पर बेंच डंप की स्टेबिलिटी के बारे में जान जाते हैं दोस्त। दिस मेथड कंटिन्यूसली एंड इंफॉर्मेशन इंडिकेशन, एक कंटिन्यूएशन लगातार हमको इंफॉर्मेशन इंडिकेशन देती रहती है। सॉफ्टवेयर जो इसके लिए यूज करते हैं वो गैलेना है फ्रेंड्स। आपसे इससे भी नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं स्लोप स्टेबिलिटी मॉनिटरिंग के लिए, तो यहाँ पर गैलेना अपन याद रखेंगे। First time introduction in Rampur Agucha mine and Baleria mines in Rajasthan. Indication information obtained one day before failure of bench and dump. डंप और बेंच के फेल्यूर होने के एक दिन पहले ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रेंड्स। तो आंसर नंबर बी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। 92 क्वेश्चन नंबर देखिए, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ क्लास 2 एक्सप्लोसिव फॉर ट्रांसपोर्टेशन सेल नॉट एक्सीड 10 टन और द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वैन विच एवर इज लेस। मीनिंग समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ क्लास 2 एक्सप्लोसिव, क्लास 2 एक्सप्लोसिव क्या होती है फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि नाइट्रेट मिक्सचर, कर्सर के साथ मैं यहां देखिए ला करके रखा हूं, जो नाइट्रेट मिक्सचर होती है, स्लरी होती है या इमल्सन होती है या पेंटाडाइन, गोडाइन, जीएन, पावर फ्लो होती है, ये क्लास 2 एक्सप्लोसिव कहलाती है। तो क्लास 2 एक्सप्लोसिव जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं उसकी मिनिमम क्वांटिटी कितना टन से अधिक नहीं होगी, या तो जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वैन है, वैन जो आप वाहन चला रहे हैं उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी से अधिक नहीं होगी। लेकिन इनमें से जो कम होगा, विचेवर इज लेस, उनमें से जो कम होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। यहां पर देखिए ए नंबर में 5 टन, बी नंबर में 7.5 टन, सी नंबर में 10 टन, डी नंबर में 12.5 टन, ई नंबर में 15 टन दिया हुआ है दोस्तों। देखिए एक्सप्लोसिव रूल 2008 में जो लिखी हुई बात थी, एक्सप्लोसिव रूल में ट्रांसपोर्टेड इज ऑफ क्लास 2 द क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव सेल नॉट एक्सीड 15 टन और द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वैन विचेवर इज लेस। तो यहां पर देखिए 15 टन आप जो है ई नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन क्लास 1 के लिए आप जो एक्सप्लोसिव करते हैं, कहते हैं वो गन पाउडर होती है। क्लास 3 के लिए नाइट्रो कंपाउंड्स होती है, नाइट्रेट परमिटेड एक्सप्लोसिव, जिसमें पीईटीएन परमिटेड एक्सप्लोसिव रहती है, पीईटीएन रहती है, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट होती है, ट्राइनाइट्रोटोल्यून होती है, टीएनटी होती है, गन पाउडर होती है। क्लास 4 जो है क्लोरेट मिक्सचर होती है, क्लास 5 जो है फुलमिनेट होती है, क्लास 6 जो है डिटोनेटिंग फ्यूज होती है, सेफ्टी फ्यूज होती है, डिटोनेटर्स होती है, डिले डिटोनेटर्स होती है, रिले होती है। क्लास 7
7 जो है फायर वर्क्स होता है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, इस वीडियो को बार बार देख करके आप इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं 93 में, व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ ए फ्लैट बेल्ट कन्वेयर इन टन पर आवर। क्या होगी कैपेसिटी फ्लैट बेल्ट कन्वेयर की टन पर आवर में। इफ द बल्क डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 0.8 टन पर मीटर क्यूब, बेल्ट विड्थ इज 1.0 मीटर, एंगल ऑफ रिपोज इज 45 एंड वेलोसिटी इज 100 मीटर पर मिनट। यहाँ पर बेल्ट कन्वेयर जो आप अंडरग्राउंड में या ओपन कास्ट में एस्टेब्लिश करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोयले या ओबी के लिए, तो उसकी टन पर आवर में 1 घंटे में कितना टन वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। जबकि कंडीशन दी हुई है बल्क डेंसिटी मटेरियल की 0.8 टन पर मीटर क्यूब, बेल्ट विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर, एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है, कल की वीडियो में बता चुका हूं कि एंगल ऑफ रिपोज मटेरियल की क्या होती है। तो ये 45 डिग्री दिया हुआ है और बेल्ट की स्पीड दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 मीटर रन कर रही है। तो ऑप्शन ए 900, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 1100, ऑप्शन डी 1200, ऑप्शन ई 1300। यहां पर मैं एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 3 पेज नंबर 381 बाई डीजे देशमुख का मैं फॉर्मूला ला करके रखा हूं। ये जो टी बराबर ए बी वी है, टी बराबर है कैरिंग कैपेसिटी इन टन पर आवर, ये जो है एवरेज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल है, जो स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू यानी कि जो विड्थ रहती है बेल्ट की वो उसका स्क्वायर करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, और या तो और साथ में स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू अपॉन 12 होती है, यानी कि विड्थ का स्क्वायर करके 12 से डिवाइड करते हैं। इसी रेंज में वो एवरेज क्रॉस सेक्शनल ऑफ मटेरियल आती है, जिसकी ए की वैल्यू को निकालिएगा। बल्क डेंसिटी इन टन पर क्यूबिक मीटर, बी जो है बल्क डेंसिटी है जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 0.8 मीटर पर क्यूबिक मीटर, और यहां पर साथ में दिया हुआ है वी जो वैल्यू, वी जो नॉमेनक्लेचर है उसकी नॉमेनक्लेचर कीजिएगा तो स्पीड ऑफ कन्वेयर इन मीटर पर आवर में आप यहां ले सकते हैं। अगर आवर में निकाल रहे हैं तो टन पर आवर, मीटर पर आवर, यूनिट सेम करना होगा फ्रेंड्स। अब इनकी वैल्यू जो दी हुई है उसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं कि क्या होगी आंसर। 94 में देखते हैं फ्रेंड्स, ए सरफेस कोल माइन is worked by 10 cubic meter soil 85 ton dumpers combination। सरफेस कोल माइन यानी ओपन कोस्ट कोल माइंस फ्रेंड्स जो 10 क्यूबिक मीटर सॉवेल आप चूज किए हैं, 85 टन डंपर चूज किए हुए हैं फ्रेंड्स। जो ये डिप्लॉयमेंट है इक्विपमेंट का HEMM का, उसकी कैलकुलेशन के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, अन्यथा आप क्लास देखते जाइए, वीडियो देखते जाइए, कैसे कैलकुलेशन करते हैं HEMM का आपको समझ में आ जाएगी उस एक मात्र वीडियो 10 मिनट की वीडियो में कौन सी मशीन इक्विपमेंट डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर सरफेस कोल माइन इज वर्कड बाय 10 मीटर क्यूब सॉवेल 85 टन डंपर कॉम्बिनेशन का है। इफ द सॉवेल बकेट फिल फैक्टर इज 0.8, सॉवेल बकेट फिल फैक्टर क्या होती है फ्रेंड्स, फिल फैक्टर जो होती है बकेट में अगर 10 क्यूबिक मीटर यहाँ पर उसकी बकेट कैपेसिटी है तो वो केवल 80% ही भर पाती है, तो उसको बकेट फिल फैक्टर कहा जाता है। यहाँ पर अगर 0.8 दिया हुआ है तो द मटेरियल स्वेल फैक्टर इज 0.75 मीटर, यानी कि मटेरियल की स्वेल फैक्टर है 0.75 मीटर, एंड द एवरेज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल 3.5 टन पर मीटर क्यूब, द नंबर ऑफ सॉवेल बकेट लोड रिक्वायर्ड टू फिल ए डंपर विल बी नियरली। तो कितने बकेट में डंपर फुल हो जाएगी उसकी संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस टाइप का प्रश्न पूछ ही सकता है। साथ में जब आप एक सॉवेल के साथ कितना डंपर लगाना है, इसी के तहत से आप उसमें डंपर की संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए 3 दिया हुआ, बी 4 दिया हुआ, सी 5 दिया हुआ, डी 6 दिया हुआ, ई 7 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखा हूं, बनाया हूं आपके लिए। नंबर ऑफ सॉवेल बकेट इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ बकेट इक्वल्स टू डंपर कैपेसिटी डिवाइडेड बाय सॉवेल बकेट इंटू बकेट फिल फैक्टर इंटू मटेरियल स्वेल फैक्टर इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी दी हुई है 10 क्यूबिक मीटर, बकेट फिल फैक्टर 0.8 दी हुई है, मटेरियल स्वेल फैक्टर 0.75 दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल दी हुई है 3.5। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.04 आएगी फ्रेंड्स, यानी कि 4 बकेट में वो डंपर फुल हो जाएगी। तो बी नंबर को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से नंबर ऑफ बकेट रिक्वायर्ड फॉर फुली लोडेड डंपर, फुल डंपर को लोड करने के लिए कितनी बकेट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 95 आपके सामने आ गई है। ये बोर्ड ऑफ 3 मीटर हाइट, बोर्ड यानी कि फेस फ्रेंड, जो अंडरग्राउंड में फेस अपन इस्तेमाल करते हैं उसी को बोर्ड कहा जाता है। तो ये बोर्ड ऑफ 3 मीटर हाइट एंड 3.5 मीटर विड्थ इज बीइंग डेवलप्ड इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन। 15 नंबर्स ऑफ 1.8 मीटर लॉन्ग 38 mm डाया ब्लास्ट होल विल विथ एन एवरेज चार्ज ऑफ 350 ग्राम पर होल इज यूज्ड पर ब्लास्टिंग राउंड। द एवरेज फुल इज 1.5 मीटर। इफ द इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ कोल इज, यहाँ पर देनी चाहिए इंस्टीट्यूट डेंसिटी ऑफ कोल कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर दी हुई है बोर्ड का, यानी कि फेस का साइज 3 मीटर चौड़ाई है या फिर 3 मीटर ऊंचाई कहिए, और
3 मीटर ऊंचाई कहना है और 3.5 मीटर विड्थ है और 15 होल उसमें लग रहे हैं। 1.8 मीटर लाइन लंबाई का लग रहा है। होल की डायमीटर 38 mm दिया हुआ है और एवरेज चार्ज जो है एक होल में आप 350 ग्राम डाल रहे हैं और एवरेज पुल 1.5 मीटर लग रही है। तो यहां पर पूछना चाह रहा है, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, टन पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि एक केजी एक्सप्लोसिव में कितना टन आप बारूद डाल रहे हैं, ये पूछना चाह रहा है। पाउडर फैक्टर पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन पर न जाते हुए आप देखिए, एज्यूम कर लेना है कोल की डेंसिटी जो कि 1.3 से 1.5 के बीच में होती है। 1.3 आप अगर रखते हैं तो पीएफ बराबर जो टनेज ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड इन वन ब्लास्ट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सप्लोसिव यूज, इसकी कई प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो उसको आप कीजिएगा 3 × 3.5 × 1.5 × 1.3 डिवाइडेड बाय 350 जो ग्राम्स है उसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया हूं। नंबर ऑफ होल 15 है, तो आप ये 3.9 टन पर केजी आ रहा है एक्सप्लोसिव, जिसको 4 कह सकते हैं, जो कि आंसर सी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड। 96 number, for a surface mine the scale distance for a safe ground vibration due to blasting is given by 25 मीटर पर रूट केजी। रूट केजी यानी कि करनी जो बोलते हैं हिंदी में फ्रेंड्स, रूट केजी, यहाँ पर रूट केजी आपको समझना है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ए स्ट्रक्चर एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ब्लास्टिंग साइट द मैक्सिमम चार्ज पर डिले सेल नॉट एक्सीड। तो यहाँ मतलब समझते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है कि सरफेस माइन है, ओपन कास्ट माइन है, जिसमें आप जब ब्लास्टिंग करते हैं तो जो ग्राउंड वाइब्रेशन निकलती है उसका सेफ ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए जो स्केल डिस्टेंस कही जाती है, क्या होता है स्केल डिस्टेंस मैं बताऊंगा, अगले पेज में भी कट पेस्ट करके रखा हूं फ्रेंड्स। तो स्केल डिस्टेंस क्या होती है, किस डेंजर को, किस खतरे को अवॉइड करने के लिए इसको फॉलो करना पड़ता है। जो ब्लास्टिंग जो अपन करते हैं उसकी जो स्केल डिस्टेंस दी हुई है 25 मीटर रूट केजी, जिसके रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर का डिस्टेंस है अपना ब्लास्टिंग साइट से वो 500 मीटर पे है, तो मैक्सिमम चार्ज पर डिले कितना रखना होगा ताकि स्ट्रक्चर जो है डैमेज ना हो फ्रेंड्स। तो ऑप्शन पर 200 केजी, 300 केजी, 400 केजी, 500 केजी, 600 केजी दिया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग निकालते कैसे हैं फ्रेंड्स। मैक्सिमम चार्ज पर डिले फॉर्मूला याद रखिएगा, मैक्सिमम चार्ज पर डिले इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय स्केल डिस्टेंस होती है। स्केल डिस्टेंस में यहाँ पर जो दी हुई है 500 बटे में 25, लेकिन ये जो 25 दी हुई है मीटर पर रूट केजी दी हुई है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 20 आएगी। लेकिन कहता है बिकॉज यहाँ पे रूट केजी बराबर 20 आया हुआ है, यानी कि जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे आप रूट केजी को स्क्वायर कर दिए, इधर 20 को स्क्वायर कीजिए तो केजी बराबर 400 नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज पर डिले जो आ रही है वो 400 आ रही है, और ये 400 सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं एक सामने में रखा हूं कि पीपीवी फॉर पक्का स्ट्रक्चर और पीपीवी फॉर पिक पार्टिकल वेलोसिटी जो वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है उसकी जो परमिशनल लिमिट है डीजीएमएस द्वारा जो दी गई है, जो स्टेच्यूट के अंतर्गत आ गई है। तो पीपीवी पर पक्का स्ट्रक्चर के लिए 50 मिलीमीटर पर सेकंड है उसकी पीपीवी पिक पार्टिकल वेलोसिटी, और कच्चा स्ट्रक्चर के लिए 25 मिलीमीटर पर सेकंड है। तो यहां पर आपको याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है डीजीएमएस सर्कुलर में वो 25 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, उसको लेते हुए मैंने यहाँ पर इसको टाइप किया है। एक प्रश्न 2003 के फर्स्ट क्लास में आई हुई थी विनिंग एंड वर्किंग में, जिसमें कहा गया था कि कॉजेज डेंजर क्या क्या होते हैं जब अपन ब्लास्टिंग करते हैं या ओपन कास्ट माइंस के नजदीक में जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कॉजेज डेंजर रहते हैं, उसके लिए क्या प्रिवेंशन लेते हैं। तो यहाँ पर डेंजर अगर पीपीवी 5.08 सेंटीमीटर पर सेकंड से अधिक आती है तो वो स्ट्रक्चर को, आसपास के जो स्ट्रक्चर है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंशन में प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन तैयार करते हैं, प्रिपेयर द प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन। उपयुक्त प्रकार के एक्सप्लोसिव जैसे इमल्सन का उपयोग किया जाता है। साथ ही जो है माइन इनिशिएशन सिस्टम, जो माइन इनिशिएशन सिस्टम है उसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से यूज करते हैं, जिसको नोनेल रेडेड एक्सेल का यूज करेंगे। साथ ही जो है ग्राउंड प्रेशर जो होती है, जब वाइब्रेशन से प्रेशर जनरेट होती है ग्राउंड में, वो समीपी रॉक का जो समीपी रॉक में माइग्रेट कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। इसको ना प्रोपेगेट हो, माइग्रेट हो, इसके लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक अपनाई जाती है, जो कि मैं पहले वीडियो में डाल चुका हूं। लाइन ड्रिलिंग, प्री स्प्लिटिंग, कसन ब्लास्टिंग जो अपनाते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग वो जो अपनाई जाती है।
यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर को अपना करके हम माइग्रेशन को ग्राउंड प्रेशर के माइग्रेशन को रोक सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए जो खतरा आपके डेंजर जो दिखाई दे रही है, एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर है जिसकी वैल्यू 0.035 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होना, ये एक डेंजर है, आपको वैल्यू याद रखनी होगी। एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर ABOP 0.35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक है तो आप ब्लास्टिंग ऐसा डिजाइन तैयार करेंगे, ऐसा ब्लास्टिंग करेंगे, इतनी अमाउंट में बारूद डालेंगे, इतना सीक्वेंस लगाएंगे, इस पैटर्न में सीक्वेंस लगाएंगे डिटोनेटर का कि ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस ऐसा हो कि एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर यानी कि जो एयर के अंदर प्रेशर जनरेट होती है वो 0.035 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम रहे, क्योंकि ये जो प्रेशर एयर में जनरेट होती है वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक ट्रेवल करके जो कांच की खिड़कियां होती हैं ये एयर प्रेशर उनको तोड़ देती है, जनरेट होती है जो एयर ब्लास्ट ओवर प्रेशर ABOP 0.035 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक रही तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इस पर भी प्रश्न आपसे आ सकती है। चौथा नंबर में देखिए स्केल डिस्टेंस जो आ गई आपकी प्रश्न में जो पूछी हुई थी, स्केल डिस्टेंस 22.27 मीटर पर केजी रूट केजी से कम रहेगी तो आपका वो जो होगा डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा। तो पर डिले बारूद कम करके ताकि स्केल डिस्टेंस 22.27 kg पर मीटर से अधिक ना हो। तो यहाँ पर USBM जो है एक फार्मूला दिया हुआ है, PPV बराबर D बटे में रूट ई जो है आपकी बारूद की मात्रा इन केजी में है और D जो है स्केल डिस्टेंस है फ्रेंड्स। तो ये जो रही आपकी डेंजर और उसकी प्रिवेंशन जो ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग के दौरान उत्पन्न होती है जो आसपास के डैमेज स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है फ्रेंड्स। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फॉर इंटेंशनल फ्लडिंग नोटिस ऑफ सच इंटेंशन और प्रोपोजल टू दी चीफ इंस्पेक्टर एंड द रीजनल इंस्पेक्टर बिफोर डैश डैश डैश। डायरेक्ट स्टेट्यूट से प्रश्न पूछा हुआ है, प्रश्न कि आपको इंटेंशनल फ्लडिंग करनी है यानी कि अपने खदान को पानी से भर देना है, तो पानी से भरने के कितने दिन पहले, ऐसा इंटेंशन रखने के कितने दिन पहले, इस प्रपोजल के कितने दिन पहले आप नोटिस जो है चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 14 डेज पहले देनी है, जिसको जो कि कोल माइंस रेगुलेशन 151 इंटेंशनल फ्लडिंग में लिखी हुई है। देखिए मेरी कर्सर घूम रही है जिसमें ये उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है, व्हेन द ऑनर एजेंट और मैनेजर इंटेंट और पर्पस बाय introducing water from the surface or from any part of the mine or from adjacent mine to flood any part of the working of his mine, he shall give in writing not less than 15 days notice of such intention। आ गई आपकी आंसर 14 डेज। तो आप बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। ये जो पैराग्राफ चेंज करके जो लिखा हुआ है इसमें, रीजनल इंस्पेक्टर में भी आई ऑर्डर इन राइटिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही में बी स्पेसिफाई देयर इन परमिट सच ऑपरेशन टू बी कनेक्टेड ऑन एनी डे प्रायर टू दी एक्सपायरी ऑफ सेट डेज। 14 डेज खत्म होने के पहले भी वो किसी भी समय इंटेंशनल फ्लडिंग के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रीजनल इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग either prohibit any such operation or require that such operation shall not be commenced until such precaution as may be specified therein have been taken to his satisfaction। तो ये जो है प्रोहिबिट भी कर सकते हैं कि आप जब तक रोक भी सकते हैं कि आप इंटेंशनल फ्लडिंग नहीं करेंगे, या फिर वो मांग कर सकते हैं कि आप अपने खदान में ऐसा ऐसा प्रिपरेशन कर लीजिए जैसा कि वो चाहते हैं, और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक जो इंटेंशनल फ्लडिंग के लिए वो प्रोहिबिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है 97 में आप बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर गिवन द फॉलोइंग कहता है, एक्सकेवेटिंग लोडिंग मशीन एक कॉलम में दी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन स्कीम दूसरी कॉलम में दी हुई है। तो एक्सकेवेटिंग लोडिंग मशीन में PQRS दिया हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन स्कीम में 1 2 3 4 दिया हुआ है। बकेट व्हील एक्सकेवेटर किससे मैच करती है, तो इसमें शिफ्टेबल कन्वेयर रहती है, कंटिन्यूअस माइनर शटल कार के साथ होती है, सीरर जो है आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर रहती है, लोड हॉल डंप पर आप माइन टब का जोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं कि जैसे ही बकेट व्हील एक्सकेवेटर आपने देखा शिफ्टेबल कन्वेयर के साथ जुड़ती है, तो P का 3 आप देखिए, P का 3 ये ABC तीनों में है। तो आप Q पर जाइए, कंटिन्यूअस माइनर शटल कार पर आती है, Q पर 4 आ रही है, तो Q पर 4 यही होगी दोस्तों फ्रेंड्स। जैसे ही आप मैच करते हैं तो ये आप पकड़ लीजिएगा कि Q का 4 हो गया, बाकी दो चेक कर लीजिए कि R का 2 है कि नहीं है। तो सीरर R का 2 यानी आर्मर्ड फ्लेक्सिबल है फ्रेंड्स। S लोड हॉल डंपर जिसकी 1 का है माइन टफ है। तो आप B
को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कहता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ कट होल्स फॉर ब्लास्टिंग इन एन अंडरग्राउंड ड्राइवेज। जब हम लोग अंडरग्राउंड ड्राइवेज करते हैं तो ब्लास्टिंग के लिए जो कट होल की उद्देश्य पूछ रहा है फ्रेंड्स की क्या उसकी प्राइमरी पर्पस रहती है। प्रोवाइड एडिशनल फ्री फेस, बी नंबर कहता है हैव स्मूथ सरफेस आफ्टर ब्लास्टिंग, सी नंबर कहता है प्रिवेंट ओवर ब्रिकेज, डी नंबर कहता है रिड्यूस नॉइस, ई नंबर कहता है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको जो कट होल होती है फ्रेंड्स, जो अंदर में आप करते हैं, सबसे इनर पोर्शन वाली जो होल होती है उसी को कट होल कहते हैं। उसके चारों ओर जो आप होल जनरेट करते हैं उसको ईजर होल कहा था। उसके बाहर जो होल सबसे बाहर रहती है या उसके एक या एक से अधिक हो सकती है उसको ट्रिमर होल कहा जाता है। तो कट होल मैं पर्पज लिख दिया हूं कि कट होल पर्पज एज एबव, यानी कि प्रोवाइड एडिशनल फ्री फेस प्रोवाइड करती है। ईजर जो है प्रोवाइड फ्री फेस फॉर इन ट्रिमर के लिए ये ईजर जो है फ्री फेस प्रोवाइड करती है, और ट्रिमर होल जो होते हैं मेंटेन करती है क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राइवेज फॉर स्मूथ ब्लास्टिंग। तो जो एक से अधिक ट्रिमर होल होते हैं वो जो है वो स्मूथ ब्लास्टिंग के लिए और ड्राइवेज के क्रॉस सेक्शन जो तैयार कर रहे हैं वो मेंटेन करने का प्रयास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 99 हो गई है दोस्तों। आज की आखिरी प्रश्न आपके सामने है, देखिए 100 नंबर प्रश्न। बिलो द टाइम स्टडी डाटा ऑफ इक्विपमेंट डिप्लॉयड इन ए माइन ड्यूरिंग ए कैलेंडर मंथ इज गिवन बिलो। यानी कि टाइम स्टडी आप करते हैं, जो इक्विपमेंट डिप्लॉय करते हैं माइन में, वो एक साल में जो आपने टाइम स्टडी किया है उसको दिया हुआ है। टोटल वर्किंग आवर 400 घंटे मिलते हैं, टोटल मेंटेनेंस आवर 100 घंटे मिलते हैं, टोटल आवर्स ऑफ एक्चुअल वर्क 240 मिलती है। तो द परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट निकालना है। तो इसमें नंबर दी हुई है ऑप्शन, उस पर जाने से पहले मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको दिया हूं वो याद रखिएगा दोस्तों। परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एक प्रश्न आ चुकी है विगत वर्ष में, किसी क्वेश्चन पेपर में, उसको सॉल्व कर चुका हूं, फिर से आपके सामने आई हुई है। आप वीडियो कंटिन्यू मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल वाली वीडियो को देखते रहिए। आप डेफिनेटली है कि एग्जाम में पास हो करके दिखाएंगे अपने आप को, अपने कॉलरी को, अपने समाज को फ्रेंड्स। यहां पर देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन के लिए मैं फॉर्मूला दिया हूं, टोटल आवर्स ऑफ एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय अवेलेबल वर्किंग आवर्स इनटू 100%। टोटल वर्किंग आवर्स आपको दिया हुआ है 240 और दिया हुआ है अवेलेबल वर्किंग आवर्स 400, इसको 100 से करिएगा तो 60% आ रही है। आंसर डी को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। आप मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, कमेंट्स में अपनी डाउट को बताइए, या फिर जो है उसमें आपको जो कमेंट पढ़नी है, जो कंटेंट पढ़नी है, जो हेडिंग पढ़नी है उसकी कमेंट्स दीजिए, और उसका मैं बताने का वीडियो अपलोड करने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये हेल्प हो सके, एग्जामिनेशन पास कर सके, अपने जॉब को पा सके फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड।